हाय गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है साइंस बुक का। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड के बारे में। देखो, एक बात को समझो, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कंपाउंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है हमारे नेचर में। ठीक है, अभी तक में टोटल 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसमें से एक कार्बन को छोड़ दो तो बाद बाकी जितना भी एलिमेंट्स है ना, उस सभी का कंपाउंड और अकेले कार्बन का कंपाउंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इस सभी का मिला के भी उतना नहीं है जितना ये कार्बन का है कंपाउंड्स है। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन का स्टडी एक केमिस्ट्री के अलग ब्रांच में किया जाता है जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि केमिस्ट्री के कितने टोटल ब्रांचेज हैं। तो देखो, केमिस्ट्री है, इसमें टोटल 3 ब्रांच हम लोग पढ़ते हैं, 3 तरीके पढ़ते हैं। पहला नंबर पे होता है फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरा नंबर पे होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा नंबर पे होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग अलग अलग तरह के बहुत सारे चैप्टर होते हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया और बाद बाकी इक्विलिब्रियम हो गया, तो वो सभी चैप्टर पढ़ा जाता है। 11th क्लास की चीज़ें हैं, आप बस ये नाम याद रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन से रिलेटेड समझते हैं, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स को समझते हैं इसमें। और इनऑर्गेनिक में समझते हैं हम लोग जैसे कि पीरियोडिक टेबल हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट सब हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, वो सब हम इनऑर्गेनिक में समझते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में कि आखिर है क्या। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है बर्जीलियस। तो ये बहुत पुराने समय के साइंटिस्ट हैं। तो इनका एक मानना था, ठीक है, कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हो सकता है, या तो प्लांट हो या तो एनिमल हो, लेकिन जो भी हो वो लिविंग होना चाहिए, तभी उससे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं, या उस वही सोर्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लिविंग थिंग्स। मतलब लिविंग से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, ऐसा बर्जीलियस ने अपने स्टडीज़ के हिसाब से उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या होता है, तो आप जैसे यूरिया का नाम सुने हैं, दूसरे नंबर पे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सभी जो है ना एसिड हो गया। ठीक है, और भी बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इन सब का सोर्स लिविंग होना चाहिए, ऐसा बर्जीलियस ने कहा था। और इन्होंने एक थ्योरी के नाम से इसको बताया, जिसका नाम पड़ा वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी कि मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ऐसा वाइटल फोर्स होता है, दैविक शक्ति होता है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ही लिविंग होता है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा बताया। लेकिन इन्हीं के स्टूडेंट हैं जो कि 1815 में, इनके स्टूडेंट जिनका नाम है वोहलर, तो ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था, बर्जीलियस ने ये कहा था, यू कैन नॉट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो इनका एक स्टूडेंट है वोहलर, जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने लिया जिसका नाम है NH4CNO। दिस इज द अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट ये इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है, और इनको इन्होंने हीट किया, गर्म किया, हीट किया तो बन गया ये, इसका कंपाउंड में इंटरचेंज हो गया NH2 का होल ट्वाइस .CO, और इसका नाम होता है यूरिया। आप इसका नाम याद रखना कि अमोनियम साइनेट ये होता है और यूरिया ये होता है। और यूरिया अभी जस्ट हमने देखा है, यूरिया कैसा है, ऑर्गेनिक है।
तो इन्होंने ही डिस्कार्ड कर दिया, मतलब यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी काम नहीं किया। अब वो अपने गुरुजी की बात मान रहे थे, तो उन्होंने बार बार ऐसा करके देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम लेबोरेटरी में यूरिया कैसे बना सकते हैं। तो इन्होंने बार बार किया और फिर उन्होंने बर्जीलियस को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उस दिन के बाद से जो वाइटल फोर्स थ्योरी था वो डिस्कार्ड हो गया, लोगों ने इसको मानना बंद कर दिया। इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, कोल्बे आते हैं और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं जो कि मीथेन बनाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज करते हैं। ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, आप ध्यान रखिएगा, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये दलदली भूमि में पाए जाते हैं। मार्स MARSH, ठीक है, तो मार्स गैस कहते हैं। ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और एसिटिक एसिड हो गया, तो इन सभी का डिस्कवरी बाद में सिंथेसिस हुआ लैब के अंदर। जब एक चीज़ हो जाती है ना तो चीज़ें आगे डिस्कवरी होना शुरू हो जाती है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने लैब में इनको बनाना स्टार्ट किया और तो यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जीलियस का दिया हुआ था वो समाप्त हो गया। अब हम इस चैप्टर में इन करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या है। आपने देखा होगा कि डायमंड होता है जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ पर पाया जाने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड होता है, वो भी एक तरह का कार्बन है। ग्रेफाइट जो कि पेंसिल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो भी एक तरह का कार्बन है। देखते हैं लिखा क्या है चैप्टर में, तो एक एक करके रीड करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन दिस चैप्टर इन द लास्ट चैप्टर वी कम टू नो, इससे जस्ट पिछला चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी किया था। तो उन्होंने बताया कि मैनी कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे लिए बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट द कार्बन एंड एलिमेंट्स विच इज़ ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस, मतलब हम लोग कार्बन के बारे में समझेंगे जिसका इमेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन बोथ द एलिमेंटल फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म, मतलब एलिमेंट्स जो कार्बन है उसका भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और कार्बन का कंपाउंड यानी कंबाइंड फॉर्म में जो होता है उसका भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें थिंग्स मेड ऑफ मेटल, ग्लास के लिए, ये सब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे उन्होंने कहा कि जैसे कि हमारा फूड होता है, कपड़ा होता है, मेडिसिन होता है, बुक होता है, यानी कि हमारे आसपास पाए जाने वाली बहुत सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ों में तो कार्बन ही है। जैसे आपके पास बगल में रखा हुआ किताब है, कॉपी है, पेन है, पेन प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक में कार्बन होता है। हमारा पेपर जो कॉपी किताब है वो भी सेलुलोज से बना है, सेलुलोज में भी कार्बन होता है। हम लोग खाना खाते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी, सब के अंदर कार्बन है, ठीक है। टेबल कुर्सी पर बैठते हैं, टेबल अगर प्लास्टिक से बना है या लकड़ी से बना है तो उसके अंदर भी कार्बन है, मतलब कार्बन हर जगह है, मैक्सिमम चीज़ों में कार्बन है, ठीक है। तो यही बता रहा है कि कपड़ा हो गया, दवाई हो गया, भोजन हो गया, किताबें हो गई, इन सभी चीज़ों के अंदर कार्बन होता है। बेस्ड ऑन द वर्साटाइल एलिमेंट ऑफ द कार्बन, कार्बन को वर्साटाइल एलिमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर जगह पाया जाता है। इन एडिशन ऑल द लिविंग सोर्सेज, हमारे बॉडी के अंदर भी कार्बन है, कार्बन बेस्ड होते, जितने भी लिविंग है सब के अंदर कार्बन होगा। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता जिसके अंदर कार्बन ना हो। द अमाउंट ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द एटमोसफियर इज क्वाइट मर्जर। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली, देखो अर्थ क्रस्ट में मतलब जितना अर्थ क्रस्ट में है उतना ही हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में भी है, मतलब आसपास है। हमारे अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल लाइक कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 2 माइनस, ये कार्बोनेट है, HCO3 माइनस, ये बाई कार्बोनेट है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहा जाता है। तो कार्बोनेट में कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में कार्बन है। और जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी में पाया जाता है कार्बन। पेट्रोलियम मतलब कि जैसा हमारे पास डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब ऑयल होते हैं, ग्रीस, इन सभी में भी कार्बन का अमाउंट ज़्यादा होता है। अल्कोहल में भी तो कार्बन होता है। एंड द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, CO2। इन स्पाइट ऑफ these small amount of carbon available in the nature, the importance of carbon seems to be immense. In this chapter we will know about the properties of the carbon which make the carbon so important to us. इस चैप्टर में हम उस प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे जो कि इस कार्बन को इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बना देता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि कार्बन बॉन्डिंग किस तरह का होता है, कौन कौन सा बॉन्ड होता है।
तो 2-3 बॉन्ड के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे मेटेलिक बॉन्ड होता है कुछ, सॉरी मेटेलिक होता है जो कि आप आगे पढ़ोगे, आपने ये नहीं पढ़ा होगा। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो ये सभी मेन बॉन्ड है। तो 2 आपने पढ़ा होगा, पहला कोवलेंट और दूसरा आयोनिक। तो देखो कोवैलेंट बनता है जब मेटल जब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, देखो NM का मतलब नॉन मेटल, ठीक है। आयनिक का मतलब मेटल एंड नॉन मेटल, ये माइनस नहीं है, एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो जब मेटल हो नॉन मेटल हो तो बॉन्ड आयनिक बनता है, और जब दोनों नॉन मेटल हो तो बॉन्ड कोवैलेंट बनता है। तो कार्बन जनरली प्रेफर करता है कि हम क्या बनाएं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएं, ठीक है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक। अभी जस्ट आपने आयनिक कंपाउंड्स का वो चीज़ पढ़ के आ रहे हैं, जैसे कि NaCl के अंदर था, बॉन्डिंग आपने बनाया था, आपको याद भी होगा, आपने प्रैक्टिस भी किया है। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम MgCl2 का भी आपने बनाया हुआ है। तो आयनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको याद होगा कि आयनिक कंपाउंड्स जब डिजॉल्व स्टेट में होता है, किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। जब वो मोल्टेन स्टेट में होता है तब भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। और क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। वी सो दैट द आयनिक कंपाउंड्स हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन और इन द मोल्टेन स्टेट। वी ऑल्सो, इसके बाद इधर है, वी ऑल्सो शो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कार्बन आयनिक कंपाउंड्स। हमने आयनिक कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग भी देखा हुआ है। जैसे Na था तो Na क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बनाता था, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनाता था, और दोनों एक दूसरे के करीब रहता था, क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा। तो ये NaCl बन गया, जो कि सिंपल सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट, जो कि हम लोग खाते हैं। आगे है, लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। अब कुछ कार्बन कंपाउंड के प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं कि उसका गुण क्या क्या है। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसमें से मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड्स ऐसा होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर मतलब समझो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हैव सीन इन चैप्टर 2, जैसे कि चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा भी है। From the data given in the table 4.1 on the boiling point and melting point of the carbon compounds, we can find that the carbon compounds have low melting point। देखो ये कोवैलेंट बनाता है, और कोवैलेंट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना कोवैलेंट कंपाउंड्स का, वो कम होते हैं आयनिक के कंपेयर में, ठीक है। We can conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong। मतलब कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं ना, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत वाला नहीं होता है। सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स, अब जब मजबूत है ही नहीं इसलिए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। मतलब इसमें जो बॉन्डिंग होता है ना उसमें कोई आयंस नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसमें समझाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो पहली बात यहाँ से आपको फॉर्मूला याद रखना है। एसिटिक एसिड का CH3COOH, क्लोरोफॉर्म का CHCl3, इथेनॉल का C2H5OH, मीथेन का CH4। ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लोरोफॉर्म का यूज पहले सर्जरी में किया जाता था पेशेंट को बेहोश करने के लिए। अगर ये आपको ये सभी डेटा याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखो, इन द क्लास 9 वी लर्न अबाउट द बॉन्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स एंड। हम लोगों ने क्लास 9th में सीखा हुआ है कि कैसे किस तरह से बॉन्डिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, कैसे शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, कैसे ट्रांसफ़र होता है। आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। शेयरिंग मतलब एक तुम दो एक हम देते हैं, दोनों को शेयर करके बनाना है। आयंस में कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि देखो ये कंप्लीट ट्रांसफ़र करके पॉजिटिव निगेटिव बनाता है। लेकिन HCl है, सॉरी HCl नहीं, दूसरा लेते हैं कोई, जैसे CH4 है, अभी समझेंगे क्या है। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, देखेंगे कैसे। आगे है यहाँ थे हम लोग, हाँ, लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6। अब देखो हम लोग समझते हैं कि कैसे आप CH4 बनाते हैं। काला पेन से लिखते हैं।
ब्लू पेन से, CH4 है, ठीक है। तो देखो समझो ध्यान से, एज भी नो कार्बन का 6 होता है तो 2,4 लिखोगे। कार्बन का वैलेंसी, आपको वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 हो, 4 हो, उसका वैलेंसी 1 2 3 और 4 ही रह जाता है, ठीक है। लेकिन जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 हो, 6 हो, 7 हो, ठीक है, 8 हो, उसको हम लोग 8 में से माइनस करके वैलेंस निकालते हैं। तो ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और ये है वैलेंसी। तो इसका है तो 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा और ये 0 आएगा। तो इसका कोई वैलेंसी नहीं होता, यानी वैलेंसी 0 होता है। आप ये ध्यान रखना एलिमेंट्स का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सबको अलग अलग नाम देते हैं। सबसे बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और ये जो अंदर वाला होता है ना, उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला 4 है खाली, ठीक है, जो कि बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, कार्बन का वैलेंसी इधर से देखो 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन को किसके साथ बनाना है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का लिख लो, हाइड्रोजन का अकेला ही है, यही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहर में यही है। तो अब एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके एक एक करके सबसे शेयर करते हैं। तो ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा ऐसे करके और ये खुश हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन ऐसे करके। और ये कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा ऐसे करके। हम ये जो गोल वाला सर्कल बना रहे हैं ना, इसमें देखना 8 इलेक्ट्रॉन है, लाल हरा लाल हरा, लाल ब्लू लाल ब्लू लाल ब्लू, ऐसे करके 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ 4 शेयर करके, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हुआ। तो इस तरीके से CH4 बनते हैं। अब देखो इस बॉन्ड का मतलब हुआ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका मतलब हुआ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब एक बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है हाइड्रोजन। और ये हुआ CH4। तो CH4 का ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला है, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है। तो आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ बनाने के लिए आता है तो आप इसको बनाना, ठीक है। कार्बन अलग अलग तरह से बॉन्डिंग करता है। हम एक पेज ऐड करते हैं। कार्बन अलग अलग तरह से बॉन्ड बनाता है, जैसे कि कार्बन ऐसे बना सकता है 4 अलग अलग एटम के साथ, कार्बन ऐसे बना सकता है, डबल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया, ऐसे बना सकता है। कार्बन ऐसे भी बनाता है 1 2 3, और ये इस तरह से भी बनाता है। तो अलग अलग केस में अलग अलग होता है। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आगे का जो भी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये जितना भी हमने देखा वो समझ में आया होगा। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये है हमारा डायमंड, ये एलोट्रॉप है, ये एलोट्रॉप है, ये ग्रेफाइट है। असलियत में ऐसा दिखता है, हम लोग पेंसिल में यूज करते तो ऐसा। क्लियर? देखो ये क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम ऐसे मशीन में करते हैं जहाँ पर कई सारे ऐसे मशीन होता है जहाँ पर हम लोग लुब्रिकेंट के लिए ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पर हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं एज अ लुब्रिकेंट, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। डायमंड नहीं, ये ग्रेफाइट। डायमंड का अपना प्रकृति है, इनका अपना गुण है कि ये काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।